में पाल है और पश्चिम में प्रतिहार, दोनों कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, दक्षिण से आने वाले राष्ट्रकूट। हाँ, वो तो उत्तर भारत के थे भी नहीं। उनका इस खेल में क्या काम था? राष्ट्रकूट इस त्रिपक्षीय संघर्ष के सबसे अनोखे खिलाड़ी थे। उनकी राजधानी दक्कन में मान्यखेत, मतलब आज के शोलापुर के पास थी, और उनकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। उनकी रणनीति बाकी दोनों से बिल्कुल अलग थी। अलग? कैसे? वो उत्तर भारत में शासन नहीं करना चाहते थे। मतलब ये तो किसी भी साम्राज्य की सोच के खिलाफ लगता है। बिना शासन के शक्ति का क्या मतलब? यहीं पर उनकी रणनीति की गहराई समझ में आती है। राष्ट्रकूटों के लिए शक्ति का मतलब जमीन पर कब्जा करना नहीं था। तो फिर क्या था? उनके लिए शक्ति का मतलब था दौलत और अपने प्रतिद्वंदियों के आर्थिक आधार को लगातार कमजोर करना। वो दक्षिण से तूफान की तरह आते थे, प्रतिहारों को हराते थे, कन्नौज को जी भर कर लूटते थे और फिर सारा धन लेकर वापस दक्कन लौट जाते थे। तो ये एक तरह की हिट एंड रन रणनीति थी। बिल्कुल, एक तरह की आर्थिक गुरिल्ला युद्ध नीति थी ये। वो प्रतिहारों को आर्थिक रूप से पंगु बना देते थे, बिना उत्तर भारत में एक बड़ी सेना बनाए रखने के सिरदर्द और खर्च के। उनके जाने के बाद खाली मैदान पालों के लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे तीनों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता था और कोई एक सुपर पावर नहीं बन पाता था। ये तो कमाल की रणनीति है। तो वे सिर्फ लड़ाके थे या उनकी सभ्यता में और भी कुछ था? नहीं, वो सिर्फ लड़ाके नहीं थे, बल्कि कला, साहित्य और सहिष्णुता के महान संरक्षक थे। एलोरा का जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, हाँ, कैलाश मंदिर, वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। उनके दरबार में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश जैसी आम लोगों की भाषाओं को भी बढ़ावा दिया गया। और धार्मिक रूप से कैसे थे? धार्मिक रूप से वे बहुत सहिष्णु थे। उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने, मस्जिदें बनाने और अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी आज़ादी दी। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बहुत प्रगतिशील सोच थी। तो ये है हमारा युद्ध का मैदान, तीन शक्तिशाली साम्राज्य एक दूसरे से लगातार लड़ते हुए। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य जो हमेशा युद्ध में व्यस्त रहते थे,